तुम इसराइली एजेंट हो? मैंने फारनूस से पूछा। वो बोला हाँ। मैंने कहा इसराइली सिक्योरिटी फोर्स से तुम्हारा ताल्लुक है? उसने कहा मैं मोसाद का 2nd ग्रेड ऑफिसर हूँ। मेरा फर्स्ट डीन मार्शे है। मैंने पूछा यहाँ किस मकसद से आए थे? उसने कहा एक आबदोज की सौदेबाजी के लिए। सौदा करने वाले दूसरे लोग हैं, मैं हिफाजती मिशन पर आया हूँ। मैंने कहा ये सौदेबाजी किस मरहले में है? उसने कहा सब काम मुकम्मल हो चुका है, कल 7 बजे अदायगी की जाएगी। मैंने पूछा कहाँ होगी ये रस्म? उसने कहा डंबर नामी जहाज पर। मैंने पूछा कितने अफराद शरीक हैं इसराइल की तरफ से? उसने कहा कुल 7 अफराद, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के 70 अफराद यहाँ बिखरे हुए हैं और वो मुख्तलिफ उमूर पर काम कर रहे हैं। उसकी हालत अब काबिल रहम हो रही थी, आंखों में उम्मीद बीम की कैफियत थी। फिर उसने लज्जाजत भरे लहजे में कहा, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है अगर उसमें एक लफ्ज भी झूठ निकले तो तुम जो सजा चाहो मुझे दे सकते हो। लेकिन जैनी, मैंने गुर्राई हुई आवाज में कहा, अभी मेरे सवालात मुकम्मल नहीं हुए। वो हरासा लहजे में बोला, पूछो पूछो। मैंने कहा कल डंबर पर तुम्हारी ड्यूटी क्या होगी? उसने कहा 25 आदमियों का ड्यूटी इंचार्ज हूंगा। 20 आदमी डंबर के अतराफ में कश्तियों पर मौजूद होंगे। मैं खुद 4 अफराद के साथ उस जगह मौजूद रहूंगा। मैंने पूछा तुम्हारे आदमी तुम्हें किस नाम से जानते हैं? वो बोला मेरा नंबर K9 है, वो लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। मैंने कहा वो फलस्तीनी एजेंट कहाँ हैं जो यहाँ हायल जोशियो से अरबों की तरफ से सौदेबाजी करने आए थे? वो बोला हायल जोशियो के पास हैं। हायल ने पहले ही हमारे हक में फैसला कर दिया था। इन अरबों की तरफ से उनके ममालिक को झूठी इत्तलात फराहम की जा रही हैं। जो इत्तला हायल की तरफ से इस मिशन के सरबराह ने अरबों को दी है उसके तहत सौदा उनके हक में हो गया है और बहुत जल्द कुछ लोग मतलूबा रकम डॉलर की शक्ल में लेकर यहाँ पहुँचने वाले हैं। हायल इस रकम को हासिल करने के लिए एक मंसूबा बना चुका है। मैंने कहा गोया बेईमानी। बोला ये सिर्फ हायल का मंसूबा है। मैंने पूछा कल तुम किस वक्त अपना ये मिशन संभालोगे? उसने कहा दिन को 11 बजे वो लोग यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद मैं उनके साथ डंबर का कंट्रोल संभाल लूंगा। मैंने कहा आखिरी सवाल, इस वक्त जजीरे पर कितने आदमी मौजूद हैं? वो बोला वही 2 हैं और हम 2। तुमने कहा था ये आखिरी सवाल है। मैंने गहरी सांस लेकर कहा हाँ ये आखिरी सवाल था। वो बोला जैनी के बारे में बताओ। मैंने कहा तुम्हें उसकी लाश दिखाई जा सकती है, लेकिन मैंने जो कुछ कहा था गलत नहीं था। उसे तुम्हारे आदमियों ने गोली मारकर हलाक किया है। वो रोते हुए बोला नहीं, हरगिज नहीं जैनी। वो अपनी जगह से उठा और बाहर दौड़ पड़ा। दरवाजे पर खड़े शॉर्टो को उसने जोर से धक्का दिया और शॉर्टो गिरते गिरते बचा, लेकिन संभलते ही उसने स्टेन गन का फायर खोल दिया और लातादाद गोलियां फारनूस के बदन में उतर गईं। वो अपनी जगह खड़ा कुछ देर झूलता रहा और फिर औंधे मुंह जमीन पर आ रहा। मैं बाहर निकलकर शॉर्टो के पास आ खड़ा हुआ। शॉर्टो ने चौंक कर मुझे देखा और फिर भर्राई हुई आवाज में बोला, सॉरी चीफ, बस बेइख्तियार ही ये सब कुछ हो गया। मैंने कहा इसका ये अंजाम तो होना ही था शॉर्टो। वो बोला वक्त से पहले तो नहीं हो गया चीफ, मेरा मतलब है तुमने इससे अपने काम की बातें मालूम कर ली। वो बोला काफी हद तक। वो बोला थैंक गॉड, वरना मैं ये समझा कि ये किसी तरह तुम्हें डॉज देकर निकल भागा है। बस बेइख्तियार ही मैंने फायर खोल दिया था। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और फिर उसकी लाश के पास पहुंच गया। मैंने कहा सोलीता से प्यार करता था। प्यार तो वो लोग भी करते हैं जिन पर इन लोगों ने अरसा हयात तंग कर दिया है। उस वक्त इनके जज्बात कहाँ सो जाते हैं। गलत नहीं हुआ शॉर्टो, सब ठीक है। वो बोला तुम इसकी मौत से कुछ अफसुर्दा हो गए हो चीफ? मैंने कहा हाँ, एक गुबार सा आया था दिल पर, लेकिन अब सब ठीक है। उसकी लाश हम अंदर उठा लाए। मेरा जहन गहरी सोच में डूबा हुआ था। कुछ देर के बाद शॉर्टो की आवाज उभरी, अब क्या प्रोग्राम है चीफ? मैं चौंक पड़ा, शॉर्टो को देखता रहा। ये काबिल एतमाद शख्स था। यहाँ मेरे पास कोई मुआवन नहीं था, बिल्कुल तन्हा रह गया था इन हालात में। काफी गौर खौज के बाद मैंने कहा शॉर्टो मेरा एक काम करना। उसने कहा वो क्या चीफ? मैंने कहा तुम्हें इस जजीरे तक आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? उसने कहा कश्ती हो तो क्या दिक्कत हो सकती है। मैंने कहा मैं कुछ अजीब सी कैफियत का शिकार हूँ शॉर्टो, एक बात बुरी तरह महसूस होती है। उसने कहा वो क्या चीफ? मैंने कहा शॉर्टो, मार्शल पर आबदोज के हुसूल के लिए काम करने वाला पूरा अमला है, लेकिन क्या उनमें से कोई काबिल भरोसा है? शॉर्टो खामोश हो गया। फिर उसने कहा तुमने तज्जिया किया है चीफ? मैंने कहा अब और कितने तज्जिए करूं? तुम्हें ये इल्म नहीं कि मैं किस तरह फोरकॉस तक पहुंचा था? उसने कहा कई बार दिल चाहा चीफ, लेकिन कुछ पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी। जहां तक मार्शल पर मौजूद लोगों का ताल्लुक है वो बड़े बड़े लोग हैं चीफ। शॉर्टो बहुत छोटा आदमी है। बड़े लोग बड़े जाल में फंस जाते हैं, छोटे लोग काबिल तवज्जो ही नहीं होते। ये उनकी खुशकिस्मती होती है। मैं भी उन खुशकिस्मतों में से हूँ, इसलिए अपने वतन का वफादार हूँ। वरना अगर किसी काबिल होता तो मुमकिन है अपने किसी मफाद के लिए बिक जाता।
میں نے کہا ٹھیک کہتے ہو شارٹو. اچھا یہ بتاؤ کہ اتنے دن مارشل سے غائب رہنے کے بارے میں باس پرس ہو سکتی ہے؟ اس نے پوچھا. مجھ سے چیف؟ میں نے پوچھا ہاں. بولا قطعی نہیں، مجھے وہاں کام ہی کیا ہے، اکثر این کے پر رہ جاتا ہوں، تنخواہ تو ملتی ہی ہے، باقی عیش ہیں. جب بڑے کوئی کام نہیں کرتے تو چھوٹوں کے تو عیش ہی ہوتے ہیں. میں نے اسے بتایا میری کینٹ سے گفتگو ہوئی تھی. اس نے بولا کس موضوع پر؟ میں نے کہا شیری اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کی نگران تھی. اس کی بیوی اور بچے حائل کی قید میں ہیں، اسی بنا پر وہ حائل کے قبضے میں ہیں. شارٹو کسی سوچ میں ڈوب گیا. بولا اوہ، میں اس کے اس بیان کی تصدیق کرتا ہوں چیف. میں نے کہا وہ کیسے؟ وہ بولا کئی بار میں نے اسے بچوں کی طرح روتے دیکھا، میں یہی سمجھتا تھا کہ اوقات سے زیادہ پی گیا ہے. میں نے کہا اس نے مجھے یہ بات بتا دی تھی لیکن اب شیری مر چکی ہے. وہ بولا یہ بھی نیا انکشاف ہے میرے لیے. میں نے کہا اسے آئیوان فیرو نے میرے سامنے قتل کیا تھا، اس جرم کی پاداش میں کہ اس نے مجھے فیرو کا پتہ بتا دیا. شارٹو بولا ساری باتیں الجھی ہوئی ہیں چیف، بہتر ہے میرے بھیجے کو خالی رہنے دو، مجھے صرف ایک مشین کی طرح استعمال کرو، مدبر نہ بناؤ. میں نے کہا نہیں شارٹو، پوری کہانی سن لو تاکہ اس کے بعد جو کچھ کرو حالات کی روشنی میں کروں. وہ بولا پہلے ایک بات بتاؤ چیف، کیا اس سے یہ معلوم ہو سکا کہ یہاں اس کے کتنے آدمی اور موجود ہیں؟ میں نے کہا بقول اس کے یہاں صرف 4 آدمی تھے، سولیتا، وہ خود اور 2 وہ جو مر چکے ہیں. شارٹو بولا گویا فی الحال فرصت ہے، تو پھر چیف کیوں نہ کافی بنائی جائے تاکہ دل و دماغ روشن ہوں اور ان کی روشنی میں ہم بہتر اقدامات کر سکیں. میں نے اس کی تجویز سے اتفاق کیا. شارٹو نے یہاں سارا سامان دیکھ لیا تھا، اس نے کافی بنائی اور ہم بسکٹوں کے ڈبے کھول کر مصروف ہو گئے. میں نے شارٹو کو اس جگہ کے بارے میں بتایا جہاں میرا ٹرانسمیٹر موجود تھا، وہ ٹرانسمیٹر جس پر تہذیب میلکم ایکس سے گفتگو کی جا سکتی تھی. اس دوران وہ کئی بار یاد آئی تھی. میں نے کہا تم اسے لے کر یہاں آ جاؤ گے، یہ جگہ فی الحال ہمارا ہیڈ کوارٹر رہے گی اور ہم یہیں سے کارروائی کریں گے. شارٹو بولا میں یہ کام کر لوں گا چیف، اور کچھ تم اس دوران یہیں رہو گے؟ میں نے کہا نہیں، میرا مشن کچھ اور ہے. اس نے کہا اس مشن میں میری ضرورت تو نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، دراصل مجھے جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ... اس نے کہا 1 منٹ چیف، میری ایک درخواست قبول کرو. اس نے میری بات پوری نہ ہونے دی. میں نے کہا کہو کیا چاہتے ہو. وہ بولا مجھے صرف وہ باتیں بتا دیا کرو جن کی روشنی میں مجھے اپنا کام کرنا ہو. ضرورت سے زیادہ باتیں میرے دماغ میں آ گھستی ہیں تو گڑمڑ ہو جاتی ہیں اور میں راستہ بھٹکنے لگتا ہوں. کچھ نہ بتاؤ مجھے، بس یہ کہو کہ شارٹو تمہاری یہ ڈیوٹی ہے. میں مسکرایا. او، کہا ٹھیک ہے شارٹو، تمہیں بس یہ کام کرنا ہے، وہ ٹرانسمیٹر تمہیں حاصل کر کے یہاں لانا ہے. بظاہر ابھی یہ جگہ محفوظ ہے لیکن تمہیں میک اپ تبدیل کرنا ہوگا. وہ بولا ہاں چیف یہ ضروری ہے. فورکاس پر کیا تباہی پھیلی اس کی رپورٹ بھی میں تمہیں دوں گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، فیرو پاگل کتوں کی طرح ہمیں تلاش کرے گا اور ہر امکانی جگہ کو چھان مار لے گا. میں نے کہا میں بھی اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں. شارٹو بولا کافی کے بعد ہم اپنا میک اپ تبدیل کریں گے، میں تمہارا انتظام بھی کر دوں گا. میں نے کہا میک اپ کا سامان تو تمہارے پاس ہے؟ وہ بولا یہاں میں نے عقل مندی کی ہے چیف، احتیاطاً لے آیا تھا. میں نے کہا مجھے معلوم ہے. اس کے بعد میں نے میک اپ کے سامان کا جائزہ لیا. شارٹو ابھی تک تو نہایت قابل اعتماد ثابت ہوا تھا. مجھے امید تھی کہ کام کا آدمی ہی ثابت ہوگا. میں نے شارٹو سے چہرہ تبدیل کرنے کے لیے کہا اور وہ فخریہ انداز میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا. اس نے مختصر سا میک اپ کر کے اپنی شکل میں نمایاں تبدیلی پیدا کر لی تھی. پھر اس نے کہا آؤ چیف، تمہارے چہرے کی بھی تھوڑی سی اوور ہالنگ کر دوں. میں نے کہا میں خود ہی کوشش کروں گا شارٹو، کہیں غلطی ہو گئی تو تم مجھے گائیڈ کر دینا. شارٹو نے شانے ہلا دیے. میں پلاسٹک کے ٹکڑے منتخب کر کے چہرے پر سولوشن لگانے لگا. میرے ہاتھ کام کر رہے تھے اور نقوش بدلتے جا رہے تھے. کافی دیر لگی اس کام میں اور پھر میں فارغ ہو گیا. شارٹو نے متاثر لہجے میں کہا سوری چیف، میں نے گستاخی کی تھی، اس پر شرمندہ ہوں. مجھے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے تھی کہ تمہیں بلا وجہ ہی اس مشن پر نہ بھیج دیا گیا ہو. میں نے کہا کوئی خامی شارٹو؟ بولا چہرے میں تبدیلیاں کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اپنے چہرے کو کسی دوسرے کے نقوش دینا میک اپ میں زبردست مہارت رکھنے کی نشاندہی کرتا ہے. شاندار چیف، اور اس کے ساتھ ہی میں تمہارا مقصد بھی سمجھ رہا ہوں. خوب سوچی ہے تم نے. میں نے فارنوس کی ماسک اٹھا لی اور اپنے چہرے پر لگا لی. اس ڈبل میک اپ سے فارغ ہو کر میں فارنوس بن گیا تھا. شارٹو مزاحی انداز میں بولا میرے خیال میں تمہاری سچویشن تو بالکل محفوظ ہو گئی ہے، کاش میں تمہاری محبوبہ کی شکل اختیار کر سکتا ہوں. مجھے اس کی بات پر ہنسی آ گئی. اس کے بعد فارنوس کی لاش ٹھکانے لگانے کا مرحلہ آیا. ہم نے مل کر ایک چوڑا گڑھا کھودا اور 4 لاشوں کو اس میں دفن کر دیا تاکہ ہر نشان مٹ جائے. اس کام کی مشقت سے ہم بری طرح تھک گئے تھے.
इसलिए आराम करने का फैसला किया। खा पी कर लेटे तो दूसरी सुबह उस वक्त जागे जब सूरज निकलने वाला था। गहरी और तवील नींद ने बदन से पूरी थकन निचोड़ ली थी। नाश्ता वगैरह किया गया। मुझे 11 बजे का प्रोग्राम मालूम था, इसलिए 9 बजे के करीब मैंने शॉर्टो को चले जाने की हिदायत की। वो बोला, मेरी वापसी कब तक होनी चाहिए चीफ? मैंने कहा, तुम्हारी मर्जी पर मुनहसिर है। बोला, कश्ती ले जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें जरूरत पेश आ गई तो? मैंने कहा, फिक्र न करो, तुम अपना काम करो, और हाँ, अगर मैं रात को या 2-4 दिन भी तुम्हें यहाँ न मिलूं तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी भी वक्त यहाँ आ सकता हूँ। वो बोला, ओह, कोई प्रोग्राम है चीफ? मैंने कहा, तुमने खुद मना किया था कि तुम्हारे जहन को खराब न करूं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी चीफ, इस सवाल को वापस लेता हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं उसे साहिल पर अलविदा कह रहा था। शॉर्टो निगाहों से ओझल हो गया तो मुझ पर अपना प्रोग्राम सवार हो गया। आज का दिन जिंदगी का अहम तरीन दिन था। अपनी हैसियत महफूज रखकर सूरत हाल को भी जहन में रखना था और उसमें ऐसी राहें निकालना थी जो मेरे मिशन के लिए कारआमद हों। मैंने वापस आकर लिबास वगैरह तब्दील किया और फिर साहिल के पास आ गया। 11 बजने ही वाले थे। ठीक 10:55 पर एक मोटर लॉन्च उस तरफ बढ़ती नजर आई और मैं होशियार हो गया। उस वक्त जहन को हाजिर रख कर काम करना था, चुनाचे मैं लॉन्च के करीब आने का इंतजार करता रहा। लॉन्च उसी जगह आकर रुक गई जहां मैं खड़ा था। फिर उसमें से चंद अफराद नीचे उतरे। दूसरे लोगों के इकदाम के अंदाज से मैंने उस शख्स का अंदाजा लगा लिया जो डीन मार्शे हो सकता था। खड़े खड़े नुकूश का मालिक जवान आदमी था, कसरती बदन और बेहतरीन तंदुरुस्ती रखता था। बोला, हेलो डियर, बहुत बूढ़े हो गए हो तुम, लेकिन तुम्हारे खड़े होने के अंदाज में जवानी है। इस जवान बूढ़े को देखकर बूढ़े लोग शर्मिंदा हो जाएंगे। मैंने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया, कहा, हेलो। वो बोला, हाँ, क्या मौसम है, क्या खूबसूरत जगह है। मेरे ख्याल में तुमने अपना हनीमून भी ऐसी खूबसूरत जगह पर न मनाया होगा। एक हम हैं जो खुद से कहते हैं कि डीन मार्शे तुम बिल्कुल अहमक हो, मुस्तकबिल से गाफिल। मैंने दिल ही दिल में उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मिस्टर मार्शे, तुमने अपना नाम लेकर मेरी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी। उसने पूछा, सोलीता कहाँ है? मैंने कहा, वो खुद को वाकई किसी पिकनिक पर समझती है, मेरे आदमी के साथ एनके पर गई है। आज के प्रोग्राम की वजह से मैंने भी उसे इजाजत दे दी। वो बोला, अपने आदमियों को उसकी सख्त हिफाजत की हिदायत कर दी है ना। दरअसल एनके का माहौल किसी वैश्य बस्ती से मुख्तलिफ नहीं है जहाँ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। सुना है फोरकॉस पर कोई बड़ी गड़बड़ हुई है। मैंने पूछा, कैसी गड़बड़? अपने तासुरात मैंने निहायत महारत से छुपा लिए थे। डीन मार्शे बोला, पता नहीं चल सका, उस वक्त वो हॉल में बंद कर लिया गया है, कोई उस तरफ नहीं जा सकता। सारी रात वहां से फायरिंग की आवाजें उभरती रही हैं। मैंने पूछा, हमारे प्रोग्राम पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? वो बोला, हमारा उससे क्या वास्ता, वो उनका जाती मामला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब हमें यहाँ ज्यादा वक्त न सर्फ करना पड़े, हालात अब बेहतर नहीं है। मैंने कहा, मैं जानता हूं जनाब। वो बोला, तुम तैयार हो कि नहीं? ये मेकअप उतार दो, तुम्हें असल शक्ल में अपना काम संभालना है। अपनी रिहाइशगाह पर जाओगे या यहीं से चलोगे? मैंने कहा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वो बोला, तब फिर आ जाओ, 11 बजने वाले हैं। वो वापसी के लिए मुड़ गया और मैं उनके साथ चल पड़ा। खुदा का एहसान था कि उसे कोई शक नहीं हो सका था। लॉन्च वापस चल पड़ी। थोड़ी देर के बाद मैंने मार्शे के सामने ही फारनूस का मेकअप उतार दिया और उसे जेब में रख लिया। मार्शे मुझे उन लोगों की तफसील बताने लगा जो मेरे साथ काम करने के लिए मुंतखब किए गए थे। बोला, मैं डंबर के अतराफ में मसरूफ रहूंगा। तुम सबसे पहले मीटिंग हॉल का जायजा लोगे और ये अंदाजा लगाओगे कि वहां किसी जगह हमारी गुफ्तगू सुनने के इंतजाम तो नहीं किए गए। मैंने कहा, क्या डंबर पर कुछ मशकूक लोगों के पहुंच जाने की तवक्को है? उसने कहा, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैंने कहा, बेहतर है, मैं जायजा लूंगा। वो बोला, सिर्फ मीटिंग हॉल को ही नहीं, जहाज के एक एक गोशे को चेक करो, एक एक फर्द का जायजा लूं। रात को मीटिंग हॉल भी तुम्हें ही संभालना है। मैंने कहा, क्या मुझे हॉल में मौजूद रहना है? वो बोला, हाँ, मैं ये ड्यूटी संभाल लेता, लेकिन मुझे तुम पर एतमाद है। मैं बाहर के मामलात का जायजा लेना जरूरी समझता हूँ। मैंने जवाबन कहा, ओके सर। डीन मार्शे ने मेरे कान पर झुक कर कहा, दरअसल मेरी नई महबूबा रात को मुझसे मिल रही है। वो एक एयर होस्टेस है। कल दिन में वो वापस चली जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हालात से बेखबर रहूं। अलबत्ता मैं उसे डंबर पर किसी तरह खुशामदीद नहीं कह सकता। मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई, ओह, और दिल ही दिल में मैंने उस एयर होस्टेस का शुक्रिया अदा किया था जिसने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया था। डंबर मेरे नजदीक आ गया और चंद लम्हात के बाद हम ऊपर पहुंच गए। बहरी रिसर्च का जहाज था और इसराइल के एक हलीफ मुल्क से ताल्लुक रखता था। अंदर से बेहद शानदार था। उन 25 अफराद का मुझसे तारुफ करवाया गया जिन्हें मेरे चार्ज में काम करना था। चाय की एक मुख्तसर नशिस्त हुई और फिर डीन मार्शे ने कहा,
मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी जांफिशानी के साथ अपना काम अंजाम देंगे। ये हमारी मुहिम का आखिरी मरहला है। उसके बाद हम अपने मुल्क रवाना हो जाएंगे एक शानदार कामयाबी के साथ। और अब मुझे इजाजत दें। मैंने मार्शे को अरशे पर आकर खुदा हाफिज कहा। फिर मैं उसी जगह खड़ा उसकी दूर जाती हुई बोट को देखता रहा। उसके बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया। हमारे पास रेडियो एक्टिव आलात का सुराग लगाने वाले आलात मौजूद थे। पहले मैंने उस चैम्बर का रुख किया जहां आज शाम मीटिंग होने वाली थी। देखने के काबिल जगह थी। सुराग रसानी के आलात काम कर रहे थे। मैंने एक एक चप्पे का जायजा लिया, कोई मुश्तबा चीज नहीं मिली। फिर मैंने एमोनिया तलब किया और थोड़ी देर के बाद एमोनिया की बोतल साइफन के साथ आ गई। मैंने 5 आदमियों का इंतखाब किया और वो हैरानी से मेरे सामने आ गए। फिर मैंने 2 आदमियों को हुक्म दिया कि वो उन 5 अफराद के चेहरे एमोनिया से साफ करें। उन 5 की परेशानी देखने के काबिल थी। जब ये अंदाजा हो गया कि कोई मेकअप में नहीं है तो मैंने उनके लिबास की तलाशी अपने हाथों से ली और उनके पास जो कुछ था निकाल लिया। फिर कहा, सॉरी दोस्तों, अब के बाद उस वक्त तक जब तक मीटिंग शुरू न हो जाए तुम्हारी ड्यूटी इसी हॉल में रहेगी। हॉल के दरवाजे बाहर से बंद रहेंगे। तुम्हारी जरूरियात का सामान तुम्हें इसी जगह मिलेगा ताकि कोई शुबा बाकी न रहे। मेरे इस इकदाम को सराहा गया। हॉल से बाहर निकलकर मैंने दोबारा काम शुरू कर दिया और फिर शाम तक मैं बड़ी जहानत और होशियारी के मुजाहरे करता रहा। जहाज के कप्तान ने, जो खुद भी इसराइली था, शाम की चाय की पेशकश की और चाय के दौरान उसने कहा, मिस्टर K9, मैंने आपकी दुनिया भर की कार्रवाई बतौर खास नोट की है। आपके तमाम इक़दामात आपकी बेहतरीन सलाहियतों के मज़हर हैं। मीटिंग की कामयाबी के बाद मैं आपको दिली मुबारकबाद दूंगा। मैंने जवाबन कहा, ये मेरी ड्यूटी ही नहीं जनाब, मेरा मिशन भी है। वो बोला, मैं समझता हूँ, हमारी ये मुस्तैदी ही हमें कामयाबी दिला सकती है, वरना हमारी पोजीशन बेहद मखदूश है। तुम्हारी एक कार्रवाई जहाँ सबको पसंद आई है उसमें बेपनाह जहानत है। मैंने कहा, शुक्रिया जनाब, मुझे उससे आगाह करेंगे। वो बोला, जिन लोगों को तुमने मीटिंग हॉल में बंद कर दिया है वो हैरान भी होंगे और अपनी ड्यूटी को समझ भी सकेंगे। मैंने इस कार्रवाई को बहुत सराहा है। जिम्मेदारियां इस शक्ल में शायद ही किसी को सौंपी गई हूँ। 7 बजने में 5 मिनट थे जब डीन मार्शे जहाज पर आया और उसने यहाँ की सूरत हाल मुझसे मालूम की। कप्तान गिरदश उसके साथ था। बोला, हेलो K9, सुना है तुमने सब कुछ बड़ी खूबी से संभाल रखा है। मैंने कहा, सब ठीक है जनाब। मार्शे बोला, अब तुम हॉल में पहुंच जाओ, मेहमान ठीक 7 बजे हॉल में दाखिल होंगे। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ। मार्शे बोला, मुझे तुम्हारी बेहतरीन कारकर्दगी की रिपोर्ट मिल गई है। इसके बाद मैं कल दिन में किसी वक्त तुमसे मिल सकूंगा। जहाज से बाहर के मामलात की तरफ से इत्मीनान रखना। मैंने कहा, मैं मुस्तैद हूँ मिस्टर मार्शे। मार्शे चला गया। बोला, ओके, इजाजत। मैं हॉल की तरफ आ गया। 7 बजने में 1 मिनट बाकी था जब मैंने हॉल के कैदियों को रिहा किया और वो लोग मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। जिन नए लोगों को मैंने यहाँ मुकर्रर किया था उनकी अच्छी तरह तलाशी ले ली गई थी। 7 बजे कुछ अहम लोग मेहमानों के इस्तकबाल के लिए यहाँ आ गए और उसके बाद मेहमानों की आमद शुरू हो गई। ये कौन लोग थे और क्या हैसियत रखते थे उसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं था, लेकिन जब 4 अफराद के साथ एक मानूस शख्सियत अंदर दाखिल हुई तो मेरे बदन का सारा खून चेहरे पर जमा हो गया। इस बदबख्त का यहाँ क्या काम था? ये ऑलिव हावर्ड था। उसे यहाँ देखकर मुझे एहसास हुआ कि अचानक मैं लाखों खतरात में घिर गया हूँ। किसी और की मुझे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन ऑलिव हावर्ड एक अफरीद था। मैं जानता था कि वो अब फजाओं में मेरी खुशबू सूंघ लेता है, इसलिए उससे महफूज रहना सबसे मुश्किल काम था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।